नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस इस सेशन के लिए डाला ही नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैटर हम आपको दे पाएँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा पाएँ। और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है या मान लीजिए उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम जिस बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं, जिस बिंदु को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मध्यकालीन इतिहास की एक ऐसी शख्सियत के विषय में है जिसको हम शक्तिशाली महिला के रूप में जान सकते हैं, जिसको हम प्रभावशाली महिला के रूप में जान सकते हैं। यूँ तो मुगल काल की जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी बेगमें थी, यानी हर एक शहंशाह की कोई ना कोई बेगम अवश्य थी, लेकिन इस बेगम के विषय में हम खासतौर पर बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी दूरदर्शिता, इसकी प्रशासकीय शक्ति जो है उसने सभी को इतना प्रभावित किया कि इसका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया। यानी जैसे शाहजहां है तो शाहजहां की बेगम मुमताज़ के विषय में हम केवल इतना जानते हैं कि उसके स्मरण में, उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अकबर की जो बेगम है जोधा, उसके विषय में हम इतना जानते हैं कि राजपूत जो हैं वहाँ से संबंध, वैवाहिक संबंध अकबर ने स्थापित किए जोधाबाई से विवाह करने के पश्चात। और यहाँ जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने हम जा रहे हैं नूरजहां के विषय में। किसके विषय में? नूरजहां के विषय में। यानी नूरजहां जो है वो एक ऐसी शख्सियत है इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की, जिसके विषय में इतिहास में लिखा हुआ मिलता है, इतिहास में पाया जाता है कि नूरजहां नाम की एक शक्तिशाली महिला थी जिसने जहांगीर तक को अपने वश में कर लिया और उसके संपूर्ण शासन पर पूर्ण रूप से नूरजहां का प्रभाव छाने लगा, प्रभाव नजर आने लगा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि नूरजहां ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन नूरजहां ने जिस प्रकार से वश में किया इसको, मुगल शासन को, उस समय के मुगलकालीन शासन को, उसके आधार पर यह कहा गया कि नूरजहां कितनी प्रभावशाली और कितनी शक्तिशाली महिला थी, यानी इसकी दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नूरजहां के विषय में। तो नूरजहां बेगम किसकी थी? जहांगीर की, यानी हम उसको जहांगीर की बेगम के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास कुछ और है। यानी जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं वो उसका इतिहास नहीं है। उसके इतिहास के विषय में जानने के लिए हमें अतीत के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे और उन पन्नों को पलटते हुए ही हम आज का अपना ये जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, है ना। तो एक सेकेंड, चलिए। तो नूरजहां जो है वो उसने 1611 से लेकर के, तब से 1611 से लेकर के 1627 ईस्वी तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, मुगल काल को, भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और जो नूरजहां थी वो एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ क्या थी? एक कुशल प्रशासिका भी थी। यानी प्रशासन को संभालने में, कुशल प्रशासन को संभालने में उसका जो उसकी जो विविधता है या उसकी जो कुशलता है, उस कुशलता की कोई तुलना नहीं है। यानी उसको हम किसी दूसरे से अगर कंपेयर करना चाहें तो उससे हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जहांगीर की मृत्यु तक जो है ये जो नूरजहां है यही एक कुशल प्रशासिका के रूप में जहांगीर का शासन संभालती रही। जहांगीर जो है वो केवल नाम मात्र का शासक रहा। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति होता है कि केवल नाम मात्र का होता है, शासन उसके नाम से चलते हैं, लेकिन वो नाम मात्र का ही होता है, करने वाला प्रधानमंत्री होता है।
ठीक उसी तरह से यहाँ पर नूरजहाँ ने सारा शासन संभाला और जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक रहा। तो नूरजहाँ वास्तव में थी कौन, नूरजहाँ कहाँ से आई, उसके विषय में भी अब हमें जानना चाहिए। तो हकीकत में जो नूरजहाँ है, ये नूरजहाँ कौन थी? मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। और ये मिर्जा गयास बेग जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तेहरान का, यानी तेहरान के रहने वाले एक व्यक्ति मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी कौन? नूरजहाँ। और ये जो नूरजहाँ है जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया, जिसने जहांगीर के शासन को अपने अधीन रखा, जिसने जहांगीर को अपने नियंत्रण में रखा, अपने वश में रखा, उस नूरजहाँ की उत्पत्ति हुई कैसे? तो जैसा कि हमने देखा मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और मिर्जा गयास बेग के दिन जब कठिनाइयों से घिरे हुए थे, यानी ऐसा कहते हैं कि मिर्जा गयास बेग के दिन जब बहुत कठिनाइयों से घिरे हुए थे तो वो एक व्यापारी वर्ग के साथ, किसके साथ? एक व्यापारी वर्ग के साथ कहाँ आ गया? भारत में आ गया। किस लिए? अपनी आजीविका की खोज में, यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए जब उसके पास कोई साधन नहीं था तो वो अपनी आजीविका की खोज में एक व्यापारी वर्ग के साथ कहाँ आ गया? भारत आ गया। और जब भारत में वह कंधार पहुंचा था, कहाँ पर? सर्वप्रथम वो कहाँ आया? कंधार में। तो कंधार जब पहुंचा तब उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। किसकी पुत्री ने? मिर्जा गयास बेग की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। और वो पुत्री कौन थी? नूरजहाँ, जिसका बचपन का नाम क्या था? मेहरुन निसा। मेहरुन निसा इसका बचपन का नाम था। अब भारत पहुंचने के बाद जब इसकी पत्नी ने मेहरुन निसा को जन्म दिया तो इनके व्यापारी वर्ग का जो एक सरदार था, उस सरदार ने क्या किया? अकबर के यहाँ पर इस मिर्जा गयास बेग को नौकरी दिलवा दी। और नूरजहाँ का विवाह जो है, यानी नूरजहाँ जिसका नाम हम मेहरुन निसा बता रहे हैं, इसकी शादी किसके साथ करवा दी? अली कुली नाम के, किसके नाम के? किस नाम के? अली कुली नाम के एक फारसी नवयुवक के साथ में इसका विवाह इन्होंने करवा दिया। फारसी नवयुवक। तो कुल मिलाकर के नूरजहाँ कौन है? मिर्जा गयास बेग की पुत्री है। और इसकी पत्नी ने, यानी मिर्जा गयास बेग की पत्नी ने नूरजहाँ को, यानी मेहरुन निसा को जन्म कब दिया? जब मिर्जा गयास बेग व्यापारी वर्ग के साथ अपनी आजीविका की खोज में कहाँ आ गया था? कंधार। कंधार मतलब भारत में जब आ गया था, क्योंकि उस समय पर कंधार कहाँ था? भारत में था। अब बात आती है कि जब इसका विवाह एक फारसी नवयुवक अली कुली के साथ हो गया तो फिर ये जहांगीर के जीवन में कैसे आई? तो 1605 में, कब? सन 1605 में जब जहांगीर अपने शासनकाल के लिए सिंहासन पर बैठा, अपने शासन को संभालने के लिए जब सिंहासन पर बैठा तो उसने क्या किया? शेर अफगान को एक, शेर अफगान कौन? यही अली कुली, इसका दूसरा नाम क्या है? शेर अफगान। शेर अफगान। तो शेर अफगान को इसने क्या किया? एक उच्च पद प्रदान किया। किसने? जहांगीर ने इस शेर अफगान को एक उच्च पद प्रदान किया। और उच्च पद प्रदान करके इसको क्या कर दिया? बंगाल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बंगाल में इसको भेज दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जहांगीर को सूचना मिली कि जो ये शेर अफगान है ये जहांगीर के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, ये इसके नियमों को नहीं मानता, ये अपना शासन एक अलग तरीके से चलाता है और ये क्या करने लगा है? विद्रोह करने लगा है। और इसी विद्रोह का दमन करने के लिए क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर है, जिनका नाम क्या है? गवर्नर। इस गवर्नर का नाम क्या? कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला नहीं है, ये कुतुबुद्दीन अलग है। तो इस कुतुबुद्दीन के साथ एक सेना भेजी गई। किस लिए? शेर अफगान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन शेर अफगान ने क्या किया? कुतुबुद्दीन की हत्या कर दी। और कुतुबुद्दीन के जो संरक्षक थे, इन संरक्षकों ने क्या किया? इस संरक्षकों ने शेर अफगान की हत्या कर दी। तो ऐसे में इन दोनों की मृत्यु हो गई। इसकी? कुतुबुद्दीन की और शेर अफगान यानी अली कुली की, जो कि कौन था? मेहरुन निसा का पति था, शोहर था। तो इस प्रकार से मेहरुन निसा क्या हुआ? या नूरजहाँ क्या हुआ? विधवा हो गई। नूरजहाँ विधवा हो गई। और जब नूरजहाँ विधवा हो गई तब
इस विधवा मेहरुन्निसा को क्या किया, शाही महलों में जगह दे दी गई, शाही महलों में जगह दे दी गई। और शाही महलों में जगह देने के बाद इसकी सुंदरता पर मोहित होकर के जहांगीर ने इससे विवाह कर लिया। किससे? इस नूरजहां से, यानी मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा से विवाह हो गया किसका? जहांगीर का। और इसके बाद ये जो मेहरुन्निसा है ये क्या बनी? नूरजहां बनी। इससे पहले इसका नाम क्या था? नूर महल, यानी जहांगीर ने पहले इसे नूर महल की उपाधि दी और उसके बाद में इसे नूरजहां की उपाधि से नवाजा गया, क्योंकि इसका स्वरूप या इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि जहांगीर ने इस पर मोहित होकर के इसको ये नाम दे दिया। अब बात आती है कि नूरजहां जो है, या ये जो मेहरुन्निसा थी या जो नूर महल थी, ये इस प्रकार से प्रशासन में कैसे शामिल हुई? तो सबसे पहले इसका प्रभुत्व या प्रभाव जानने के लिए, प्रभुत्व या प्रभाव जानने के लिए किसमें? शासन में। शासन में इसका प्रभुत्व या प्रभाव कैसे पड़ने लगा? तो विवाह के बाद से ही क्या हुआ, जहांगीर जो है, जैसा कि हमने बताया कि नूर महल या नूरजहां इसको उपाधि प्रदान की गई मेहरुन्निसा को, और क्यों की गई? क्योंकि जहांगीर जो है इसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। तो इसकी सुंदरता पर मोहित होकर जहांगीर जो है वो इसके हाथ की क्या बन गया? कठपुतली बन गया, यानी एक तरह से वो इसकी पूरी तरह से इसके वशीभूत हो गया। और संपूर्ण जो राजसत्ता है वो संपूर्ण राजसत्ता किसके हाथ में आने लग गई? नूरजहां के हाथ में आने लग गई। तो ऐसे में नूरजहां जो है वो शासन पर अपना आधिपत्य जमाने लगी। अब इस विषय में जहांगीर स्वयं भी ऐसा कहता था कि मैंने राजसत्ता जो है वो नूरजहां को सौंप रखी है। क्यों? क्योंकि वो राज्य कार्य चलाने में निपुण है। मुझे केवल आधा सेर मांस और प्याली भर शराब की आवश्यकता है। और ये चीज़ किससे साबित होती है कि नूरजहां को जहांगीर ने प्रशासन में बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया था, क्योंकि उस समय के जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर नूरजहां की तस्वीर किसके साथ? जहांगीर के साथ अंकित होने लगी थी। और जितने भी फरमान जारी किए जाते थे वो फरमान भी किसके नाम से जारी किए जाने लगे थे? नूरजहां के नाम से। फरमान भी नूरजहां के नाम से जारी किए जाने लगे थे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस शासन में जो है इसका प्रभुत्व प्रदर्शित होने लगा था। फिर बात आती है नूरजहां जुंटा या गुट की। तो ये नूरजहां जुंटा या गुट क्या है? ये एक छोटा प्रश्न भी आपका बन सकता है कि नूरजहां जो है वो बहुत महत्वाकांक्षिणी महिला थी, प्रभावशाली महिला थी। जैसा कि हमने देखा कि उसने विवाह करते ही उसका नाम जो है या उसकी तस्वीर जो है वो सिक्कों पर आने लगा, उसके नाम से फरमान जारी होने लगे। और शुरुआत में हमने बताया था कि जहांगीर जो है वो नूरजहां के समय में केवल नाम मात्र का शासक था। तो इस आधार पर नूरजहां गुट जो है नूरजहां जुंटा था वो क्यों बना? क्योंकि नूरजहां अपने आप को इतना प्रभावशाली बना चुकी थी कि उसी के नाम से संपूर्ण कार्य राज्य सत्ता में होते थे। और सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने किया क्या? एक गुट बनाया जिसका नाम क्या रखा? नूरजहां जुंटा या नूरजहां गुट रखा। इस गुट में था कौन? एक था उसके पिता मिर्जा गयास बेग, उसका भाई, उसकी माता, और इनके अलावा कौन? शहजादा खुर्रम। खुर्रम कौन? खुर्रम वही है जिसको हम आगे जाकर शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो शहजादा खुर्रम। अब उसने किया क्या? अपने पिता गयास बेग जो है, यानी उनके पिता जो है नूरजहां के गयास बेग, उनको क्या किया? उसने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया, यानी प्रधानमंत्री उनको बना दिया, प्रधानमंत्री के पद पर उनको सुशोभित कर दिया। और भाई जो है कौन? इनका भाई कौन? आसफ खां। इस आसफ खां को नूरजहां ने क्या बना दिया? वित्त मंत्री बना दिया। तो कुल मिलाकर के जितने बड़े पद थे वो उन्होंने किसको दे दिए? अपने गुट वाले व्यक्तियों को। यानी नूरजहां ने प्रशासन अपने हाथ में आते सबसे पहला कार्य क्या किया कि जो गुट बने हुए थे उन गुटों को, यानी उसका जो प्रशासन था उसको दो गुटों में बांट दिया। और दो गुटों में से एक का नाम उसने क्या रख दिया? नूरजहां जुंटा या नूरजहां गुट रख दिया, जिसमें उसने अपने लोगों को रखा। तो इतिहासकार इस विषय में क्या कहते हैं कि सिंहासन के पीछे वास्तविक शक्ति जो है वो किसकी थी? नूरजहां की।
बहुत से इतिहासकार जो है वो 1611 से लेकर के, कब से, 1611 से लेकर के 1627 ईस्वी के समय को क्या कहते हैं, जहांगीर के काल का न कर करके नूरजहां के काल का कहते हैं। यानी ये जो 1611 से 1627 का समय है, ये वाला, ये किसका समय है, नूरजहां के काल का समय है, या नूरजहां का काल इसको कहा जाता है। अब जैसा कि हमने कहा कि नूरजहां जो है वो दूरदर्शी महिला थी, महत्वाकांक्षिणी थी, कुशल प्रशासिका थी। तो नूरजहां के जो अच्छे प्रभाव थे, कुछ अच्छे प्रभाव भी उसमें थे, तो कुछ अच्छे गुण भी उसमें थे। गुण मतलब हमेशा अच्छे होते, तो कुछ गुण भी उसमें थे, जिनमें सबसे पहला उसने क्या किया कि नूरजहां ने जहांगीर के प्रशासन को, नूरजहां ने जहांगीर के शासन को ऊंचा उठाने का काम किया हमेशा। तो ये उसका पहला गुण है। और इसी वजह से जहांगीर ने जो है, ऐसा कहते हैं कि जहांगीर ने इस नूरजहां के संपर्क में आने के बाद काफ़ी मात्रा में अफीम और शराब में कटौती कर दी थी, यानी वो उसका सेवन उतना ज़्यादा नहीं करता था। दूसरा, नूरजहां जो है वो सुशिक्षित महिला थी। कुशल प्रशासिका तभी हो सकती है जब वो सुशिक्षित हो। तो वो सुशिक्षित महिला भी थी, और इसी वजह से उसने कवियों को, संगीतज्ञों को, इन सबको राजाश्रय भी प्रदान किया, कलाकारों को भी राजाश्रय प्रदान किया। फिर वो एक उच्च कोटि की प्रशासिका थी ही, तो कई समय ऐसे आए जब जहांगीर जो है वो कठिनाइयों से घिरा हुआ था, जहांगीर का शासन जो है वो कठिनाइयों से घिरा हुआ था, लेकिन इसको कठिनाइयों से उबारने का काम किसने किया, नूरजहां ने किया। और नूरजहां जो है वो काफ़ी उदार, दयालु भी थी, और उसने अपनी प्रजा के हित में, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई काम भी किए। और नूरजहां ने ही जहांगीर को जो है वो किस ओर आकर्षित किया, चित्रकारी की ओर आकर्षित किया। इसीलिए नूरजहां के समय के कारण ही, या नूरजहां ने जिस समय प्रशासन संभाला उसके कारण ही जहांगीर का समय जो है वो चित्रकला के काल में स्वर्णिम युग कहलाता है, स्वर्णिम युग कहलाता है, क्योंकि नूरजहां ने जहांगीर को इस ओर प्रेरित किया, इस कार्य के लिए प्रयास किया। और कहते हैं कि नूरजहां ने एक ऐसे इत्र का आविष्कार किया जो नूरजहां के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि फैशन के क्षेत्र में नूरजहां ने काफ़ी कुछ प्रयास किए थे, काफ़ी कुछ अच्छे कार्य किए थे, जो आज भी देखने को मिलते हैं। अब ये तो बातें हुई नूरजहां के समय के अच्छे प्रभावों की, नूरजहां के अच्छी बातों की। आगे हम बात करते हैं नूरजहां के बुरे प्रभावों की, क्योंकि देखिए अगर नूरजहां में बुराइयां नहीं होती तो हम आज इसको कुशल प्रशासिका के तौर पर ही गिन रहे होते। हम ऐसा नहीं कहते कि नूरजहां के समय में जहांगीर जो है वो केवल नाम मात्र का शासक था, उसने कुछ भी नहीं किया, सारे कार्य नूरजहां करती थी, या नूरजहां को गुट बनाने की आवश्यकता नहीं होती अगर उसमें कुछ बुराइयां ना होती तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं, उस बुरे प्रभाव में हम ऐसा कह सकते हैं कि नूरजहां ने अपने आप को सर्वोपरि रखा। यानी उसके जो आदर्श थे या उसकी जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं के कारण ही नूरजहां जो है वो अपनी इच्छाओं के कारण ही नूरजहां ने जहांगीर के शासन को प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और वो पतन की ओर गया भी। सबसे पहली चीज़, नूरजहां ने आते ही क्या किया, अपने दरबार को या अपने मंत्रियों को या अपने सरदारों को क्या किया, दो गुटों में बांट दिया, जैसा कि हमने पीछे देखा ही था, जिनमें से एक को हमने नूरजहां गुट कहा और दूसरा जो है वो सरदारों का या अमीरों का गुट था। यानी एक तरफ वो लोग थे जो नूरजहां का साथ देते थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो नूरजहां के विचारों से मेल नहीं खाते थे, और नूरजहां अपने गुट में अपने ही लोगों को रखती थी। ये भी हम पीछे देख चुके हैं, जैसे कि उसके पिता, उसके भाई, उसकी माता और शहजादा खुर्रम। तो ऐसा होने के कारण, यानी नूरजहां के इन नियमों के कारण ही, राज्य शासन में हस्तक्षेप करने की नीति के कारण ही मुगल दरबार जो है वो क्या बन गया, गृह कलेश का केंद्र बन गया। यानी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। उसने खुर्रम के स्थान पर क्या किया, अपने पुत्र, यानी नूरजहां का खुद का जो पुत्र था उसका नाम था शहरयार,
उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहा, और इसी वजह से जहांगीर को क्या करना माफ कीजिएगा, खुर्रम को क्या करना पड़ा, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह शुरू करना पड़ा। यानी ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि नूरजहां की वजह से गृह क्लेश होने लगे थे। तो जहांगीर ने उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया, और उसके स्त्रियोचित यानी वो जो एक महिला होने का प्रमाण दे रही थी कि महिलाओं में हट करने की एक शक्ति होती है, महिलाओं में हट करने की एक आदत होती है, उसी वजह से दलबंदी हुई है। उसी वजह से जो उसका दरबार है वो दो गुटों में बट गया था। और नूरजहां जो है वो कर्मठ और स्वामी भक्त मुगल सरदार जितने भी थे उनको संदेह की दृष्टि से देखती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी नीति से मेल नहीं खाते थे। यानी जितने भी दूसरे गुट वाले लोग थे वो उनको संदेह की दृष्टि से देखती थी। कारण क्या कि उनका सोचना या उनका विचार करना जो है वो नूरजहां के परिणाम स्वरूप नहीं था, नूरजहां के अनुसार नहीं था। तो ऐसे में हुआ क्या, महावत खान नाम का एक राजभक्त था, सरदार था, जिसने जितने भी सरदार थे उन सबके साथ मिलकर के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इससे हुआ क्या, नूरजहां की जो सत्ता के विषय में लालसा थी या सत्ता का लालच जो था नूरजहां को, वो मुगल दरबार में षड्यंत्र का कारण बन गया। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि शहजादा खुर्रम और जहांगीर के मध्य भी झगड़े हुए। तो नूरजहां के जो बुरे प्रभाव थे उन बुरे प्रभावों में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कंधार जो है, अच्छे प्रभाव हमने देखे, बुरे प्रभाव में हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रभाव जो हम बुरे प्रभाव में बता सकते हैं वो क्या, कि सबसे पहले कंधार जो है वो मुगलों के हाथ से निकल गया। किस तरह से निकला? तो 1622 में नूरजहां जब अपना शासन चला रही थी उस समय हुआ क्या, ईरान का एक शासक है जिसका नाम आता है शाह अब्बास। शाह अब्बास, ये जो शाह अब्बास है इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसने देखा कि नूरजहां जो है वो प्रभावशाली है, लेकिन उसका प्रशासन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आपसी फूट की वजह से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके उसने क्या किया, कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। अब ऐसे में हुआ क्या, नूरजहां ने खुर्रम से छुटकारा पाने के लिए, नूरजहां ने खुर्रम से छुटकारा पाने के लिए या खुर्रम को भ्रमित करने के लिए उसने क्या किया, अपनी पुत्री जो है यानी नूरजहां की जो बेटी है, कौन, लाडली। लाडली ये कौन है, नूरजहां की पुत्री है। तो नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली का विवाह किसके साथ कर दिया, खुर्रम के साथ कर दिया, जो कि कौन है, माफ कीजिए, खुर्रम का नहीं, शहरयार के साथ कर दिया। शहरयार कौन, जिसको कि नूरजहां प्रशासक बनाना चाहती थी या शहजादा बनाना चाहती थी। तो इसको जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए इसने ऐसा किया। और नूरजहां ने खुर्रम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, जहांगीर को परामर्श दिया, क्या, कि खुर्रम को कहाँ भेजा जाए, कंधार भेजा जाए। किस लिए, इस शाह अब्बास से कंधार को मुक्त करवाने के लिए। लेकिन खुर्रम ने क्या किया, खुर्रम ने इस चीज़ को भांप लिया। खुर्रम ने पहले ही समझ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने कंधार जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि उसकी अनुपस्थिति में नूरजहां जो है वो क्या करेगी, शहरयार को शहजादा बना देगी या उत्तराधिकारी घोषित कर देगी। और ऐसा करने की वजह से हुआ क्या, यानी खुर्रम जो है वो कंधार जाने को तैयार नहीं हुआ। और कंधार पर अधिकार किसका चल रहा था, शाह अब्बास का। और जब नूरजहां ने खुर्रम को कंधार को अपने हाथ में लेने के लिए भेजा है, उस पर पुनः नियंत्रण करने के लिए जब नूरजहां ने खुर्रम को वहां भेजना चाहा तो खुर्रम ने इनकार कर दिया। और ऐसे में हुआ क्या, शाह अब्बास स्वतंत्र हो गया और उसने कंधार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंधार जो है वो मुगलों के हाथ से छिन गया, मुगलों के हाथ से चला गया। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नूरजहां जो है वो
भेदभाव करती थी, या नूरजहां जो वो अपनी सत्ता के लालच में फूट डालकर काम कर रही थी। अब बात आती है खुर्रम के विद्रोह की, जो कि यहीं से शुरुआत हो चुकी थी जब उसको कंधार भेजा गया और कंधार जाने से उसने इनकार कर दिया। तो अब हुआ क्या कि नूरजहां जो खुर्रम को हर एक तरह से नीचा दिखाना चाहती थी। वो खुर्रम को ऐसा साबित करना चाहती थी कि खुर्रम जो है वो अब जहांगीर और उसके प्रशासन के लिए, या जहांगीर और उसके शासन के लिए नुकसानदायक है। तो नूरजहां ने क्या किया, जहांगीर को उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, खुर्रम के खिलाफ खूब भड़काया। और खूब भड़काने का परिणाम क्या हुआ, खुर्रम को आदेश दिया गया कि वो अपनी सेना लेकर के राज दरबार में उपस्थित हो। क्यों? क्योंकि उस समय पर खुर्रम जो है वो दक्षिण का सूबेदार था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब उसको ऐसा आदेश दिया गया तो राज दरबार में ही उसने विद्रोह कर दिया और शाही खजाने पर अधिकार करने के लिए आगरा की ओर उसने कूच किया। किसने? खुर्रम ने कूच किया। जहांगीर ने खुर्रम के विद्रोह को शांत करने के लिए क्या किया, अब एक राजकुमार परवेज और महावत खां के नेतृत्व में, किसके? परवेज और महावत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और इन्होंने किया क्या, इन्होंने खुर्रम का जो विद्रोह था उस विद्रोह को कुचल दिया, यानी एक तरह से खुर्रम को शांत करवा दिया। और ऐसे में हुआ क्या, खुर्रम जो है वो कहाँ भाग गया, खुर्रम दक्षिण की ओर भाग गया। दक्षिण में किया क्या उसने, दक्षिण में उसने मलिक अंबर की सहायता ली। किसने? खुर्रम ने मलिक अंबर की सहायता ली। और फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। लेकिन महावत खां ने क्या किया, उसको वहां से भी हरा करके कहाँ भेज दिया, इलाहाबाद के निकट उसको वापस पराजित कर दिया। अब खुर्रम वापस कहाँ चला गया, खुर्रम जो है वो वापस दक्षिण की ओर चला गया। फिर हुआ क्या, 1626 में खुर्रम ने किससे माफी मांग ली, जहांगीर से खुर्रम ने माफी मांग ली। खुर्रम ने जहांगीर से माफी मांग ली और बंधक के रूप में अपने दो लड़के, किसने? खुर्रम ने अपने दो लड़के, कौन? दारा और औरंगजेब, दारा और औरंगजेब, अपने इन दोनों पुत्रों को खुर्रम ने क्या किया, किसके पास भेज दिया, जहांगीर के पास भेज दिया। क्या बना करके? बंधक बना करके। यानी एक तरह से यूँ कह दिया कि ये मेरे बंधक हैं, जो, या मेरे पुत्र हैं जिनको मैं बंधक स्वरूप आपके पास भेज रहा हूँ। और इसी के साथ या 3 वर्ष का ये जो रक्तपात चला, यानी जब उसने बंधक बना करके भेजा अपने पुत्रों को जहांगीर के पास, जो कि लगभग 3 साल बाद हुआ, तो इस 3 साल के रक्तपात के बाद ये विद्रोह शांत हुआ। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ऐसा करने से हुआ क्या, मुगल या मुगलों के शासन को आघात ही पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि जिन मुगलों का दबदबा पूरे देश में था, उन्हीं मुगलों का जो दबदबा है वो अब खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर घर में फूट पड़ जाए तो उसका दबदबा जो है वो बाहर कम हो जाता है। फिर जो महावत खान था उसका भी विद्रोह हुआ और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कठोर आघात पहुंचा। क्यों? क्योंकि महावत खान और परवेज के गठबंधन को समाप्त करने के लिए परवेज को गुजरात का सूबेदार और महावत खान जो है वो इसको तो गुजरात का सूबेदार बना दिया गया और महावत खान जो है उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। क्यों कर दिया गया ऐसा? ताकि उनको मुख्य जो शासन है उससे दूर रखा जाए। नूरजहां ने महावत खान को अपमानित करने के लिए क्या किया, उस पर कई आरोप भी लगाए। और उन आरोपों से हुआ क्या कि महावत खान जो है वो स्वयं ही इस चीज़ से परेशान हो गया। और अंत में 1526 में महावत खान जो है अपने साथ चुने हुए 4-5 हजार राजपूत सैनिकों को लेकर कहाँ पहुंचा? झेलम नदी के किनारे। कहाँ? झेलम नदी के किनारे पहुंचा। और झेलम नदी के किनारे जहांगीर के पास पहुंचा। तो जहांगीर जो है वो कश्मीर से लौटकर कहाँ जा रहा था? काबुल। महावत खान ने क्या किया, इस
जहांगीर जो है वो कहाँ जा रहा था, काबुल जा रहा था। और महावत खान ने इसी अवसर का फायदा उठा करके क्या किया, जहांगीर को बंदी बना लिया। किसने, महावत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया। और इसी समय नूरजहां को भी बंदी बना लिया गया। और ये सारी चीजें हुई क्यों, उसी नूरजहां की सत्ता लोलुपता के कारण, सत्ता के लालच के कारण। तो महावत खान, लेकिन यहाँ पर भी नूरजहां ने क्या किया, दूरदर्शिता का परिचय दिया, अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, अपनी चालाकी का परिचय दिया। और इस नूरजहां ने अपनी दूरदर्शिता, अपनी चालाकी का परिचय देते हुए क्या किया, जो महावत खान था उसी महावत खान के सैनिकों में उसने फूट डाल दी। किसने, नूरजहां ने सैनिकों में फूट डाल दी। और फूट डालकर क्या किया, किसी तरह से यहाँ से जहांगीर को उसने स्वतंत्र करवा दिया, स्वतंत्र करा दिया। किसने, इसी नूरजहां ने। तो इसी वजह से ऐसा कहा गया कि वो एक कुशल प्रशासिका थी, बहुत चतुर थी, बहुत दूरदर्शी थी। और सत्ता को संभालने में जितना योगदान उसका रहा उतना जहांगीर का नहीं रहा। और ऐसे में हुआ क्या, स्वतंत्र होने के बाद जहांगीर से घबरा करके जो महावत खान था ये भी कहाँ भाग गया, दक्षिण की ओर भाग गया। वहां जाकर के इसने शरण ले ली। अब नूरजहां का अंत कैसे हुआ, तो उसके विषय में कहते हैं कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु होने के बाद जो शहरयार है उसको क्या कर दिया गया, शहंशाह घोषित कर दिया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया। लेकिन जो आसफ खान है उसने अपने दामाद, कौन, आसफ खान, इस आसफ खान ने क्या किया, अपने दामाद खुर्रम को, अपने दामाद खुर्रम को गद्दी पर बैठाने का संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। और शहरयार को उसने क्या किया, पराजित करके बंदी बना लिया। किसने, आसफ खान ने इसको बंदी बना लिया। तो ऐसी स्थिति में शहंशाह कौन बना, खुर्रम बना। तो खुर्रम ने क्या किया, खुर्रम अब दक्षिण आ पहुंचा था और उसने वहां दक्षिण से आ गया था। और दक्षिण से आकर के उसने क्या किया, आगरा में प्रवेश किया, जो अभी तक कहाँ था, दक्षिण में। खुर्रम जो वो कहाँ था, दक्षिण में, मलिक अंबर के पास था। तो वहां से आकर के उसने क्या किया, आगरा में प्रवेश किया और अपनी सत्ता को प्राप्त किया। और जैसे ही सिंहासन पर आरूढ़ हुआ उसने क्या किया, नूरजहां को, किसको, नूरजहां को बंदी बना करके उसकी पेंशन चालू करवा दी। यानी एक तरह से उसको सत्ता से मुक्त कर दिया। और 1645 में उसका देहांत हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, नूरजहां की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नूरजहां जो है वो काफ़ी दूरदर्शी महिला थी, काफ़ी कुशल प्रशासिका थी। लेकिन उसकी कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से मुगल प्रशासन को काफ़ी आघात पहुंचा, काफ़ी कठोर आघात पहुंचा। और जिसकी वजह से नूरजहां को कुशल प्रशासिका, एक अच्छी और रूपवती बेगम होने के बावजूद कुछ जगहों पर गलत परिणाम के रूप में उसके जो स्वभाव हैं उन स्वभावों से उसका परिणाम जो है वो गलत नजर आया। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में देखेंगे इसका एक दूसरा पहलू, इसका एक दूसरा बिंदु। तब तक के लिए धन्यवाद।